हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम प्लेन का जो बचा हुआ पार्ट है वन शॉट का, वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। एंगल बिटवीन प्लेन्स। सर, ये एंगल बिटवीन प्लेन्स की कंसेप्ट क्या है? आपने जैसे क्लास 11th में एंगल बिटवीन लाइंस निकाला था, वैसे ही हम क्लास 12th में, मतलब यहाँ पे हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन के बीच में कितना एंगल है, सॉरी, लाइंस के बीच में कितना एंगल है वो निकालते थे, एक्यूट एंगल। पर यहाँ पे हम निकालेंगे कि प्लेन्स के बीच में एंगल क्या है ना? तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये मेरा हाथ प्लेन है तो ये जो आपको ब्लैक पेन दिख रहा है वो उसकी नॉर्मल होगी, इजंट इट? समझ में आ रहा है? दिख रहा है क्या? ओके, मुझे एक बार चेक करने दो। थोड़ी देर के लिए मैं इसको पूरा बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये, इसको छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अगर अगर ये मेरा हाथ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये इस हाथ अगर मेरा प्लेन है तो ये जो आपको ब्लैक पेन दिख रहा है वो इस प्लेन की नॉर्मल रहेगी। अगर ये दूसरा हाथ मेरा दूसरा प्लेन तो तो ये जो आपको दिख रहा है ना, दूसरा हाथ, तो इसकी नॉर्मल ये वाला प्लेन रहेगा। अगर इन दो प्लेन्स के बीच में कितना एंगल है वो अगर मुझे निकालना है, क्या मैं इन नॉर्मल्स के बीच में एंगल कितना है वो पता कर कर उन प्लेन के बीच में जो एंगल है वो निकाल सकता हूँ? यस। तो दैट इज द कंसेप्ट कि आप उन दो प्लेन्स के बीच में एंगल जो है वो निकाल सकते हो। सर, कैसे निकाल सकते हो आप उन दो प्लेन के बीच में जो एंगल है? सर, अगर आपको पता है कि एक प्लेन ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करता, प्लेन को अगर हमें डिटरमाइन करना है या हमें प्लेन को रिप्रेजेंट करना है किसी स्पेस में, तो सर जी यहाँ पे हमें चाहिए होता है प्लेन के साथ जो नॉर्मल है उसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो मान लो ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है। थोड़ा सा ना इसको छोटा कर देता हूं मैं, ये आज थोड़ी सेटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, मान लो कि ये मैं यहाँ पे प्लेन बना रहा हूँ और दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल है वो मुझे निकालना है। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और दूसरा प्लेन ऐसा है। दूसरा प्लेन ऐसा है। फिगर ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। हाँ, दूसरा प्लेन ऐसा है। ओके, इन दो प्लेन के बीच में जो एंगल है, वैसे तो ये बीच में जो पार्ट दिख रहा है वो नहीं दिखना चाहिए, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड। इसको मैं थीटा बोलूंगा, यही एंगल मुझे निकालना है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो अगर एंगल बिटवीन द प्लेन्स निकालना है तो उन्होंने बोला कि प्लेन के बीच में जो एंगल है वो नॉर्मल के जरिए आप निकाल सकते हो। ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगी नॉर्मल, है ना, और ये वाली नॉर्मल इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगी, है ना। अगर मुझे ये थीटा, ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगी, ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगी, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये थीटा है तो ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो भी थीटा रहता है।
आई होप आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो यही उन्होंने दिया है कि एंगल बिटवीन द प्लेन्स, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, यही हमें समझना है। अगर हमारे पास एक प्लेन का इक्वेशन है आर बार डॉट एन बार एन वन बार इज इक्वल्स टू डी वन, दूसरे प्लेन का इक्वेशन है आर बार डॉट एन टू बार इज इक्वल्स टू डी टू, तो यहाँ पे तो यहाँ पे बस एक दो मिनट पहले वेट करना। हाँ, बस तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो निकालना है, क्योंकि नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वही हमारे प्लेन के बीच में जो एंगल है वो हमें मिल जाएगा, है ना। द एंगल बिटवीन प्लेन्स इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो, मतलब मुझे ये n1 बार और n2 बार ये दो वेक्टर है उनके बीच में कितना एंगल है वो निकालना है। तो मुझे पता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी फाउंड, मतलब ये निकालना है n1 बार एंगल बिटवीन n1 बार एंड n2 बार। कैसे निकाल सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो। कौन सा आसान है, डॉट प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि n1 बार डॉट विथ n2 बार क्या आता है, ये आता है n1 बार का मैग्नीट्यूड इंटू n2 बार का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से जो ये कॉस थीटा है ना, यहाँ से ये जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा बन जाएगा आपका, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n1 बार डॉट विथ n2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 बार। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है पता है, ये नीचे तो डिनोमिनेटर तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन न्यूमरेटर आपका हमेशा पॉजिटिव होगा ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है। तो इसी वजह से हमें जो एंगल निकालना था वो एंगल एक्यूट निकालना है, तो हमारा ये जो कॉस थीटा है वो निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज गिवन बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ n2 बार डॉट विद n1 बार डॉट विद n2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 बार। समझ में आ रहा है। तो हाँ, थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए बिकॉज इट इज अ वन शॉट लेक्चर, इट इज नॉट अ डिटेल लेक्चर। ओके, तो यही उन्होंने बताया कि द एंगल बिटवीन देम इज एक्यूट एंगल, और ये एक्यूट एंगल निकालने का ये वाला फॉर्मूला है जो हमने अभी अभी देखा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर है, अगर प्लेन्स आपके प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर है और आपके प्लेन्स अगर नॉर्मल है, ओके, प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर है और प्लेन्स अगर पैरेलल, इफ प्लेन्स आर, अगर प्लेन्स, एक छोटी करनी चाहिए, इफ प्लेन्स आर फर्स्ट परपेंडिकुलर, अगर यही दो प्लेन परपेंडिकुलर बन जाए और यही दो प्लेन पैरेलल बन जाए, पैरेलल अगर बन गए तो इसका मतलब cos थीटा क्या बन जाएगा, अरे एंगल बिटवीन देम विल बी द जीरो, ऐसा ही है ना। अरे प्लेन पैरेलल है मतलब नॉर्मल पैरेलल है, क्योंकि प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वही नॉर्मल के बीच में एंगल रहता है। तो प्लेन अगर पैरेलल है तो n1 बार और n2 बार का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा। मतलब n1 बार के मींस आप बोल सकते हो कि DRS ऑफ n1 बार एंड n2 बार आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो दो वेक्टर जो है आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो जो दो वेक्टर्स हैं n1 बार एंड n2 बार, है ना, वो एक दूसरे को पैरेलल है। अगर एक दूसरे को पैरेलल बन जाएंगे तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या बन जाएंगे, वो प्रोपोर्शनल बन जाएंगे। अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर है। देखो, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर है ना। तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो n1 बार डॉट विद n2 बार है ये बन जाएगा जीरो। ठीक है,
ये बन जाएगा 0। समझ में आ रही क्या बात है? ओके, नो वरीज एट ऑल। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमें इसी कंसेप्ट को आगे लेकर यही दिया था ना कि हाँ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन दिस एंड देन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। ओके, हाँ तो सर आपने हमें बस कार्टेशियन इक्वेशन बताया, सॉरी नॉर्मल वेक्टर इक्वेशन बताया। अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो कौन से दो प्लेन्स की बात चल रही है यहाँ पे? आर बार डॉट एन वन बार इज इक्वल टू डी वन, और इसका कार्टेशियन फॉर्म होता है, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा बताओ? दूसरा प्लेन होगा आर बार डॉट एन टू बार इज इक्वल टू डी टू, और इसका कार्टेशियन फॉर्म, इसके कार्टेशियन फॉर्म को हम क्या लिखेंगे? इसके कार्टेशियन फॉर्म को हम लिखेंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो। और दूसरे प्लेन के कार्टेशियन फॉर्म को हम लिखेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास दो दो प्लेन्स बन गए, और मतलब दो दो प्लेन्स के कार्टेशियन इक्वेशन है। अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर है। अगर नॉर्मल्स परपेंडिकुलर है तो उनके जो डीआरएस प्लेन का जो कार्टेशियन इक्वेशन रहता है उसके एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट रहते हैं वो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं। तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स या दो नॉर्मल्स या दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इसका मतलब ये है कि आपके जो वेक्टर्स है ना उनके डीआरएस का प्रोडक्ट करके सम करोगे तो वो जीरो आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। अगर प्लेन्स पैरेलल है तो ये ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू आना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। क्योंकि अगर कोई दो वेक्टर्स पर पैरेलल है तो इसका मतलब उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट लेकर सम करोगे कंपोनेंट वाइज तो वो जीरो आएगा। ठीक है? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम कंसेप्ट देखते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लेट मी चेक द टाइम। हाँ, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल है वो एंगल हमें निकालना है। ये इसके ऊपर आप ध्यान मत दो, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है? कौन सा? लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या है? तो आप बोलोगे सर लाइन का वेक्टर इक्वेशन है आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। तो मैंने बोला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही जवाब है ना। तो ये है आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार, और ये जो है ये है बी बार। मतलब ये जो लाइन है ये किसी ए पॉइंट से गुजर रही होगी जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए हैविंग, मतलब जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए बार। अब इस लाइन का और किसी प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। अगर मान लो ये लाइन और ये जो प्लेन आपके सामने दिख रहा है, ये लाइन और ये जो प्लेन आपके सामने दिख रहा है ना। लाइन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लाइन ऐसे ही नहीं चलती, उसके साथ उसको एक जोड़ीदार होना चाहिए। उसका जोड़ीदार कौन रहता है? लाइन का फ्रेंड रहता है उसका वी बार, मींस पैरेलल वेक्टर। प्लेन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्लेन के लिए जरूरत पड़ती है एक नॉर्मल की, जिसको हम एन बार कहते हैं। अगर इस प्लेन का इक्वेशन रहेगा आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार, और डी भी कह सकते हो आप। वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट ए बार डॉट एन। समझ में आ रहा है? डी भी बोल सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी लाइन और प्लेन, इफ लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर, आपको फिगर से क्या दिख रहा है? आपको फिगर से क्या दिख रहा है आप ही बताओ। बुक वालों ने फिगर नहीं दी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि लाइन और प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये जो बी बार है लाइन का दोस्त और ये जो एन बार है प्लेन का दोस्त, ये कैसे हैं? दे आर पैरेलल। समझ में आ रहा है? तो यही हमें
मतलब यही हमें प्रूव करना था, कि अगर प्रूव करना था इन द सेंस यही हमें समझना था, अगर हमारे पास कोई भी लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में जो एंगल है, मतलब ये जो बी बार और एन बार है वो पैरेलल रहेंगे, मींस अवर रिजल्ट इज बी बार इज पैरेलल टू एन बार। सेकंड, इफ लाइन एंड प्लेन आर, ये आर वगैरह नहीं लिखने की जरूरत थी। ठीक है, इसको इसको हमने क्या लिखा, लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर। अगर लाइन एंड प्लेन परपेंडिकुलर रहते हैं तो परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हम बोलेंगे इफ लाइन एंड प्लेन आर, हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है लेकिन आप समझ लेना क्योंकि यहाँ पे हम फास्ट फास्ट चीजें कवर कर रहे हैं। तो लाइन एंड प्लेन अगर पैरेलल है तो इसका मतलब बी बार और एन बार कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर आपको बात अच्छे से समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप इमेजिन कर रहे हो या आपके लिए कोई नेसेसरी फिगर की, एडजेसेंट फिगर की कोई जरूरत है, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, बिल्कुल ट्राई करेंगे कि यहाँ पे फिगर भी निकाली जाए। तो ये एक प्लेन बन गया, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये हम 3D में बात कर रहे हैं, है ना। तो प्लेन का साथीदार कौन होता है, प्लेन का सारथी होता है प्लेन का नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर एन बार। और इस प्लेन को एक लाइन है, वो क्या है, वो कैसी है, पैरेलल है। तो लाइन का साथीदार कौन होता है, लाइन का सारथी होता है बी बार। कौन होता है, बी बार। लाइन का इक्वेशन क्या है सर, लाइन का इक्वेशन है आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार, है ना। मतलब ये लाइन किसी पॉइंट ए से पास कर रही होगी, जो कि प्लेन में हो सकता है या तो नहीं हो सकता, उसका पोजीशन वेक्टर है ए बार। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर, भाई यहाँ पे तो मैंने परपेंडिकुलर ही दिखाया, हाँ लाइन एंड प्लेन पैरेलल की बात चल रही है। अगर आपकी लाइन एंड प्लेन पैरेलल है तो ये लाइन है और ये प्लेन है, लाइन और प्लेन पैरेलल है, लाइन और प्लेन पैरेलल है। तो लाइन का साथीदार कौन होता है, लाइन का जो सारथी होता है, जिसके बिना लाइन चल ही नहीं सकती, लाइन का इक्वेशन ही नहीं लिख सकते, वो रहता है बी बार। और लाइन किसी ए पॉइंट से अगर पास कर रही होगी, उसका पोजीशन वेक्टर रहेगा ए बार, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लिखेंगे आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार, है ना। और इस प्लेन का इक्वेशन रहेगा आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू डी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर लाइन एंड प्लेन पैरेलल है तो इसका मतलब बी बार एंड एन बार कैसा है, इसका मतलब बी बार एंड एन बार आर परपेंडिकुलर, कैसे है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है, बी बार इज परपेंडिकुलर टू एन बार। अगर बी बार एंड एन बार परपेंडिकुलर है तो आप बोल सकते हो बी बार डॉट एन बार आपका जीरो आएगा इस केस में। समझ में आ रहा है, ये मैंने बेसिक चीज आपको बताई। अब हमें किसी लाइन और किसी प्लेन के बीच में जो एंगल रहता है वो एंगल हमें निकालना है, दैट इज अवर थ्योरम। सो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन इज गिवन बाय, इज गिवन बाय साइन थीटा। ये जो थीटा एंगल है जो कि लाइन और प्लेन के बीच में है, वो किस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार और मॉड ऑफ बी बार डॉट एन बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। सर ये साइन थीटा कैसे आया डॉट प्रोडक्ट में, मैं आपको बताता हूँ। आपको किसी लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल है वो निकालना है, तो पहले लाइन और प्लेन चुपचाप यहाँ पे निकाल दें। तो ये जो है, ये मेरा प्लेन बन गया और मुझे निकालनी है लाइन। तो लाइन मेरी ऐसी चल रही होगी, है ना। तो मुझे ये जो लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल है ना, ये एंगल निकालना है। ये जो एंगल है ना थीटा, ये थीटा एंगल निकालना है।
लाइन का साथीदार कौन होता है सर? लाइन का साथीदार होता है, लाइन का जो सारथी रहता है, वो लाइन को पैरेलल होने वाला जो वेक्टर है बी बार, वो लाइन का सारथी रहता है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन है आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। समझ में आ रहा है सर? यस सर, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको इसको भी खींच के ऐसे लाऊं, तो ये बी बार भी उस प्लेन के साथ उतना ही एंगल बना रहा होगा जितना एंगल हमारे लाइन ने इस प्लेन के साथ बनाया है, दैट इज थीटा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके। अब एक बात मेरे को बताओ कि ये जो बी बार है, ये जो लाइन एल है, मान लो ये पैरेलल है, इसका मतलब ये प्लेन को अलग अलग पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही होगी, लेकिन वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें तो ये एंगल थीटा निकालना है। प्लेन का साथीदार कौन होता है? आपने बोला सर प्लेन का साथीदार होता है एक नॉर्मल वेक्टर। मैंने बोला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, सही पकड़े हो एकदम, है ना? तो ये जो एन बार है, ये इस लाइन का क्या है? ये जो एन बार है, ये इस लाइन का, सॉरी इस नॉर्मल का वेक्टर है, मतलब नॉर्मल वेक्टर है एन बार, प्लेन को परपेंडिकुलर है। इसको यहाँ पे थोड़ा लाते हैं। अरे ठीक है, जहाँ पे है साइड ठीक है। नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, हमें ये एंगल थीटा निकालना है। ये एंगल थीटा यानी क्या आपको लग रहा है कि ये 90 माइनस थीटा रहेगा? ये थीटा है, इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा है। हम्म। अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा है। 90 लिखने से अच्छा है आप रेडियन में बातें करो। तो ये पाई बाई टू माइनस थीटा है। तो ये पाई बाई टू थीटा है, तो इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी पाई बाई टू माइनस थीटा बन जाएगा। अगर ये पाई बाई टू माइनस थीटा है, तो इस ट्रायंगल में देखो, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, जहां से हमने बी बार को भी यहाँ पे प्लेन में इंटरसेक्ट करवाया। तो तो अगर अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ये 90 माइनस थीटा यानी वन पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा। ये पाई बाई टू माइनस थीटा है, तो ये क्या रहेगा? ये आपका पाई बाई टू माइनस थीटा ही रहेगा ना, ये वाला एंगल। ओ, ये एंगल आपका, ये एंगल भी आपका पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा। समझ में आ रही है बातें? तो ये हमारा बी बार है। हम्म। अब हमें ये बी बार वी नो, हमें क्या पता है? ये जो बी बार और एन बार के बीच में जो एंगल है, वो है पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है? बी बार और एन बार के बीच में जो एंगल है, वो है पाई बाई टू माइनस थीटा, बट वी आर इंटरेस्टेड इन, हम किस किस चीज में हम इंटरेस्ट रखते हैं? वी आर इंटरेस्टेड इन, वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट? वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थीटा। इस थीटा से हमें इंटरेस्ट है, इस थीटा से हमें इंटरेस्ट है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। वी आर फाइंडिंग एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। समझ में आ रहा है? तो सर अगर मुझे ये बात पता है ना, अगर मुझे सर ये बात पता है, कौन सी बात? ये वाली बात, कि बी बार और एन बार के बीच में जो एंगल है वो है पाई बाई टू माइनस थीटा, तो हम बहुत ही सहजता से ये बात बोल सकते हैं कि सर थीटा हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट से। कैसे डॉट प्रोडक्ट? अगर मैं लेता हूं बी बार डॉट एन बार, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, क्योंकि बी बार एंड एन बार नोन है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार इनटू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। जो कुछ भी एंगल होगा वो एंगल है पाई बाई टू माइनस थीटा। तो सर कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो सर यहाँ पे बी बार डॉट एन बार हमें मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार साइन थीटा। लेकिन सर वी वांट एक्यूट एंगल, सर वी वांट एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट एंगल थीटा चाहिए, यानी साइन थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी बार डॉट एन बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार, और इसके आगे इन द सेंस इसको मॉड लगा देंगे, है ना? इसको लगा देंगे हम मॉड।
इसको हम मॉड लगा देते हैं। समझ में आया? क्योंकि वी वांट एक्यूट एंगल। आपको ट्रिग्नोमेट्री की कंसेप्ट पता है, ऐसे मैं मान कर चल रहा हूं। ओके, तो ये बन गया फॉर्मूला। क्या हमें यही प्रूव करना था? एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज दिस। देखो, हमें यही प्रूव करना था। समझ में आ रहा है? मैंने तो यहाँ पे फिगर भी निकाल के आपको दिए, तो कोई चिंता वाली बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्मल का यहाँ पे क्या आया? ओ, इसको हटाना चाहिए जल्दी से। ओके, क्योंकि ये बात मैंने बताई। अब कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। देखिएगा, मेरे को थोड़ा सा फास्ट फास्ट भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि एक कंसेप्ट के लिए इतना टाइम वेस्ट करना मतलब देना इज नॉट ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, हमें निकालना है, मतलब हमें कंसेप्ट है, अगली कंसेप्ट है कोप्लेनरिटी ऑफ द लाइंस। तो लाइन कोप्लेनर कब हो सकती है? हमने स्क्यू लाइंस के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा है सर। स्क्यू लाइंस के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है मॉड ऑफ ए टू बार माइनस ए वन बार डॉट विथ बी वन बार क्रॉस विथ बी टू बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन बार क्रॉस विथ बी टू बार। अगर ये जीरो बन जाए, अगर ये जीरो बन जाए तो हम बोलेंगे लाइंस आर नॉट स्क्यू, नॉट स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस नहीं है मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकती है या वो पैरेलल लाइंस भी हो सकती है। तो लाइन इंटरसेक्टिंग कब रहेगी? जब वो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर जीरो, इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है आपको? मैंने बताया था स्क्यू लाइंस में कि अगर लाइन और दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर जीरो बन जाए, देखिएगा, दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर जीरो बन गया, तो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करनी स्टार्ट देगी। तो वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो सकता, न्यूमरेटर जीरो होगा। इसका मतलब लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, इफ इंटरसेक्टिंग, देन ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू बार माइनस ए वन बार डॉट विद बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार है ना, ये आपका बन जाएगा जीरो। मैग्नीट्यूड इन द सेंस मॉड ऑफ दिस। ठीक है? यस यस सर, बिल्कुल सही। सर आपने एक और फॉर्मूला हमें बताया था, क्या सर? डिस्टेंस अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, ये तो लाइन के कौन से इक्वेशन थे? वेक्टर इक्वेशन थे। आर बार इज इक्वल्स टू ए वन बार प्लस लैम्डा वन टाइम्स बी वन बार। और ये दूसरा इक्वेशन था आर बार इज इक्वल्स टू ए टू बार, आर बार इज इक्वल्स टू ए टू बार प्लस लैम्डा टू टाइम्स बी टू बार। ऐसे इक्वेशंस थे सर। अगर अगर लाइन के इक्वेशन ऐसे बन जाए तो कैसे? कैसे सर? लाइन की इक्वेशन लाइन की इक्वेशन अगर ऐसे बन जाए तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, एक्स माइनस एक्स टू बाई ए बोलने से अच्छा ए वन बी वन सी वन, ए टू वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, एंड जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। अगर लाइन की इक्वेशन ऐसे बने तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सर हमने स्क्यू लाइंस के वक्त लिखा था। सर क्या था वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था एक डिटरमिनेंट, उसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर बहुत सारी चीजें थी। वो बहुत सारी चीजें कैसे आती है सर, हमने देखा है ना? तो ये डिटरमिनेंट किसका है? देखो, ये डिटरमिनेंट है एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमा वाई टू माइनस वाई वन कॉमा जेड टू माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ये डिटरमिनेंट। और यहाँ पे नीचे क्या था सर? ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू का होल स्क्वायर प्लस बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू का होल स्क्वायर प्लस
A1C2 माइनस C1A2 का होल स्क्वायर, ऐसा था सर। अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, अगर अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी दो लाइंस, ये लाइन L1, ये लाइन L2, यहाँ पे इसको L1 कहेंगे, इसको L2 कहेंगे। तो इसका मतलब डिस्टेंस, इफ इंटरसेक्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज जीरो। तो डिस्टेंस जीरो यानी डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं हो सकता, तो न्यूमरेटर ही जीरो है, तो इसका मतलब डिस्टेंस इंटरसेक्टिंग है, तो इसका मतलब डिस्टेंस जीरो होगा। तो डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब ये जो आपका न्यूमरेटर है इस केस में, ये जो न्यूमरेटर है ना, ये न्यूमरेटर जीरो बन जाएगा। मतलब यहाँ पे कंडीशन ये आ जाएगी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 एंड c2, ये बन जाएगा सर जीरो। ठीक है सर, ये तो हमने देखा था, फिर से क्यों देखना है? फिर से इसलिए देखना है कि हमें हमें बस उन दो लाइन को इंटरसेक्ट, वो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है ये नहीं दिखाना है सर, हमें ये दिखाना है कि ये जो दो लाइंस है वो इंटरसेक्ट तो करती है, तो उस वो इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब वो दो लाइंस कोप्लेनर है। क्या है? कोप्लेनर लाइंस है। लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है तो लाइंस कोप्लेनर लाइंस है, और हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जिस प्लेन में वो दो लाइंस लाई करती है। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, और ये दोनों लाइन इक्वेशंस भी हमें पता थे, और ये दोनों लाइंस कोप्लेनर लाइंस है, ये भी हमें पता चल गया क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है ना। इस लाइन का जो सारथी होगा, सारथी इन द सेंस, ये लाइन इस वी बार के बिना रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकती। दूसरी जो लाइन है वो दूसरे पैरेलल वेक्टर के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये रहेगा हमारा B1 बार, ये रहेगा हमारा B2 बार। समझ में आ रहा है? और इस लाइन का इक्वेशन रहेगा, मान लो इस लाइन के ऊपर हमारा जो पहला पॉइंट है, लाइन, इसको लाइन L1 कहो, इसको लाइन L2 कहो, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलो A हैविंग पोजीशन वेक्टर A1 बार। दूसरे पॉइंट को बोलो, मतलब जो दूसरी लाइन है L2 जिस पॉइंट से पास कर रही है उसको बोलो आप वो पॉइंट B से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है A2 बार, है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा आर बार इज इक्वल्स टू, और इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा आर बार इज इक्वल्स टू A1 बार प्लस लैम्डा 1 टाइम्स B1 बार। इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा A2 बार प्लस प्लस A2 बार प्लस लैम्डा 2 टाइम्स B2 बार। समझ में आ रहा है? तो यही आगे जाकर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी प्लेन का इक्वेशन निकालना है, अगर आपको किसी प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो आपको किसकी जरूरत होगी? प्लेन के इक्वेशन के लिए सर हमें किसी एक पॉइंट की जरूरत रहती है। हमारे पास तो दो दो है, तो हम एक पॉइंट को कंसिडर कर रहे होंगे, है ना। और हमें प्लेन की नॉर्मल पता होनी चाहिए। सर नॉर्मल कैसे मिलेगी? तो मैंने बोला अरे आपको दो वेक्टर पता है, दो वेक्टर कोप्लेनर है, B1 बार एंड B2 बार, है ना। दो लाइंस कोप्लेनर है, इसका मतलब दो वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको नॉर्मल मिल जाएगी। तो नॉर्मल कैसे मिलेगी सर आपको? नॉर्मल सर आपको मिलेगी जब आप इन दो वेक्टर्स का B1 बार क्रॉस विद B2 बार, मतलब B1 बार का और B2 बार का आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, तो ये बन गई आपकी नॉर्मल। तो नॉर्मल आपको पता है, आपको पॉइंट ए पता है, आपने प्लेन का इक्वेशन क्या लिखा? प्लेन का इक्वेशन लिखा सर, सर ये जो, हाँ, अगर हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो हमें प्लेन पर कोई एक वेरिएबल पॉइंट पता होना चाहिए, जिस पॉइंट को मैंने बोला P हैविंग पोजीशन वेक्टर R बार। तो सर यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो AP बार है ना सर, ये AP बार परपेंडिकुलर है B1 बार क्रॉस विद B2 बार से, और A का पोजीशन वेक्टर है A1 बार। तो सर ये बन जाएगा, AP बार बन जाएगा R बार माइनस A1 बार, है ना। और मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, तो ये AP बार डॉट विद ये जो B1 बार क्रॉस विद B2 बार है,
ये कैसा आना चाहिए सर, ये जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा सर। तो मैंने बोला बिल्कुल सही। आर बार डॉट विद बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार माइनस ए वन बार डॉट विद बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार इज इक्वल्स टू जीरो। तो इस प्लेन का जो इक्वेशन है ये बन जाएगा आर बार डॉट बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार। This is the equation of that plane where the lines are intersecting lines. ये दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उस वो दो लाइन जिस प्लेन में इंटरसेक्ट कर रही है उस प्लेन का इक्वेशन यहाँ पे हमने डिराइव कर दिया। हाँ सर, तो इस प्लेन का हम कार्टेशियन इक्वेशन नहीं डिराइव कर सकते क्या? मैंने बोला बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो डिराइव करो। डिराइव करने में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ना ये हमारे टेक्स्ट बुक में है ना? तो आप याद रखिएगा, उसी प्लेन का इक्वेशन क्या रहेगा? उसी प्लेन का इक्वेशन रहेगा x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। कार्टेशियन इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। कौन से इक्वेशन की? कार्टेशियन। ये तो वेक्टर हुआ ना। कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगा? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन की पहली रो, सेकेंड रो ए वन बी वन सी वन की, और थर्ड रो ए टू बी टू सी टू, ए टू बी टू सी टू की, और ये बन जाएगा जीरो। तो एक्स वाई जेड यहाँ पे वेरिएबल है, तो आपको एक्स वाई जेड की टर्म में यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा होगा जो जो हमारे उस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इन कार्टेशियन फॉर्म। तो क्या हमें यही प्रूव करना था सर? ये जो आप लेके आए थे, क्या इसमें बस इतना ही था? बहुत थोड़ा था सर, यहाँ पे तो फिगर भी नहीं थी। हमने फिगर वगैरह सब ड्रॉ किए इसके यहाँ पे। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। अब लास्ट का, चैप्टर का लास्ट एंड मोमेंट आया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। किसी पॉइंट का प्लेन से जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। ये भी एक बहुत ही आसान थ्योरम है, इसको मैं जल्दी से प्रूव करने का ट्राई करता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस रहता है ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार फ्रॉम द प्लेन आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू पी। मतलब हमारे प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में होगा तभी हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन निकाल सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस रहता है डी, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो वो डी आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस ओ, मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस ए बार डॉट एन कैप। क्या आ जाएगा? ए बार डॉट एन कैप। लेट मी चेक, यहाँ पे सारी चीजें ऑन दी स्पॉट चल रही है, तो मुझे बस एक बार चेक कर देना क्या यही फॉर्मूला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो अंदर है ना उसको मॉड आना चाहिए, बट स्टिल इट इज ओके। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, लेट मी चेक। बिल्कुल सही। यहाँ पे ये जो, हाँ, यही तो मेरे को थोड़ा लग रहा था। ये जो है इसको मॉड आएगा, अंदर जो ए बार डॉट एन बार आपको दिख रहा है ना, उसको भी मॉड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? मैं क्योंकि प्रूव करते वक्त वो चीजें समझ में आती। उसको मॉड क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो निगेटिव हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट है ना, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये इसके बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार फ्रॉम द प्लेन आर बार डॉट एन एन कैप इज इक्वल्स टू। तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा। हमारे पास कोई प्लेन है, कोई एक प्लेन है, और इस प्लेन का ना हमें इस
पॉइंट का, पॉइंट पी भी है, प्लेन का पॉइंट से बोलो या पॉइंट का प्लेन से बोलो, डिस्टेंस निकालना। पॉइंट पी बोलो या पॉइंट ए बोलो, पॉइंट ए बोला हमने, पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार का हमें इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ना, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, तो ये डी हमें निकालना है। समझ में आ रहा है आपको? मुझे लगता है कि इस पॉइंट ए को थोड़ा सा नीचे दिखाना चाहिए था, क्योंकि वहां पे मुझे एक ओरिजिन भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो पॉइंट ए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। इस पॉइंट ए का, इस पॉइंट ए का डिस्टेंस मुझे निकालना है, ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार का डिस्टेंस मुझे निकालना है फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या है सर? उन्होंने देखे रखा है आर बार डॉट विथ एन कैप इज इक्वल्स टू पी। मतलब ये नॉर्मल फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म है ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है। मैंने बोला बिल्कुल सही। अब देखिएगा, अब हमें ये डिस्टेंस डी निकालना है। कौन सा डिस्टेंस डी निकालना है? ये डिस्टेंस डी निकालना है, एम। मान लो इसको एम बोलो, एम हमें निकालना है। ये एम नहीं रहता फुट, एम निकालना है। लेकिन आपको एक बात पता है कि यहाँ पे कहीं तो ओरिजिन लाई कर रहा होगा या नहीं? ओरिजिन से अगर आप इस प्लेन को कनेक्ट करोगे, आपको जो टॉप परपेंडिकुलर बनेगा मिलेगा, आपको नॉर्मल इक्वेशन से पता है, उसको आप एन बोलते थे, याद आ रहा है? और ये जो ओरिजिन का और इस प्लेन का डिस्टेंस था, एन का पोजीशन वेक्टर क्या लिखते थे? एन बार लिखते थे। और ये डिस्टेंस क्या रहता था? ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस पी रहता था। याद आ रहा है? बिल्कुल सही। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये आपका एन बार और ये जो आपको एम दिख रहा है, मैं यहाँ पे ओ एन बार और ए एम बार की टर्म्स में बात करता हूँ, कि क्या आपका ओ एन बार एंड ए एम बार परपेंडिकुलर है? यस, समझ में आ रहा है? सॉरी, पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं, प्लेन को परपेंडिकुलर है। ओ एन बार एंड ए एम बार बोथ आर परपेंडिकुलर टू प्लेन। दोनों भी प्लेन को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ओ एन बार एंड ए एम बार पैरेलल। ओ एन बार एंड ए एम बार यहाँ पे पैरेलल है। अगर ये दो पैरेलल है तो सेगमेंट एम की जो लेंथ होगी वो हमें निकालनी है, डी, है ना? लेंथ ऑफ सेगमेंट एम जो डी के बराबर है, यही हमें निकालना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। लेकिन आपको पता है लेंथ ऑफ सेगमेंट ओ एन यहाँ पे पी के बराबर है। हाँ, तो अगर मुझे ये जो ये जो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, पूरे पी डिस्टेंस में से अगर इतना डिस्टेंस, मान लो इसको मैंने बोला इसको मैंने बोला डी डैश, मान लो ये डी डैश अगर मुझे मिल जाता है, तो मैं पूरे पी में से डी डैश को, डी अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पी में से डी डैश को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे डी मिल जाएगा। हाँ, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो इसके लिए मैं इसको मॉड लगा देता हूँ। फ्रॉम फिगर ना, फ्रॉम फिगर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस डी बार के बराबर है। तो ये हमें डी कैसे मिलेगा सर? सर बहुत ही आसान है। क्यों, क्या आसान है इसमें? यहाँ पे आप अगर पॉइंट ए से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में मुझे बता पाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने बोला बिल्कुल सही, हम बता सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल है, ये जो एन बार के ऊपर यूनिट वेक्टर है वो है हमारा एन कैप, तो ये एन कैप इसको भी परपेंडिकुलर रही होगी, इस प्लेन को। इसको प्लेन नंबर 1 बोलो, ये प्लेन नंबर 2 है ना, और नंबर 2। तो ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन क्या आएगा? इसकी नॉर्मल है एन कैप। ये जो हमने पॉइंट ए से पास करने वाला प्लेन निकाला है, उस प्लेन की भी नॉर्मल एन कैप है, और ये जो नीचे वाला प्लेन है, इस प्लेन की भी नॉर्मल एन कैप। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू, ये हमें पता है इन जनरल प्लेन का इक्वेशन क्या रहता है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार। लेकिन हमारी नॉर्मल अब एन बार ना होकर इस
आपको जो ये कलर दिख रहा है, इस प्लेन के लिए आर बार डॉट एन कैप इज, मतलब एन कैप आपकी नॉर्मल वेक्टर है, तो ये यहाँ पे एन बार की जगह पर मैं एन कैप का यूज करूंगा, तो आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए बार डॉट एन कैप। सर, जब भी इस आर बार के साथ एन कैप मल्टीप्लाई होता है तो राइट हैंड साइड में जो डॉट प्रोडक्ट आता है ना, वो हमें ओरिजिन का डिस्टेंस, उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। याद आ रहा है? मतलब ये जो चीज है ना, यही हमारी डी डैश है। लेकिन ये निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको, इस डॉट प्रोडक्ट वाली जो चीज है उसको मैग्नीट्यूड लगा दिया। मतलब ये जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है ना डी डैश, ये हमारे ए बार डॉट एन कैप के बराबर है। अगर बात अच्छे से समझ में आई है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर से पीछे जा सकते हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे अच्छे से बताने का ट्राई किया है। अगर आपका मन भटका होगा तो आप फिर से यहाँ पे रिवाइंड करो। तो डी क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस डी डैश। डी डैश क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार डॉट एन कैप। क्योंकि जब कभी भी हमें आर बार के साथ, प्लेन के इक्वेशन में आर बार के साथ एन बार ना दिखे, एन कैप दिखे, तो हम बोलेंगे राइट हैंड साइड में जो आपको कांस्टेंट मिल रहा है वो आपको उस प्लेन की ओरिजिन से दूरी बता रहा है। तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, दैट्स इट। एंड आई थिंक वी शुड स्टॉप टुडेज लेक्चर। यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ कि हमने ये जो प्लेन चैप्टर है, लाइन एंड प्लेन, ये पूरा चैप्टर यहाँ पे निपटाया है। सारे के सारे नोट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, क्वेश्चन लगाने का ट्राई करो। जय हिंद।